नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी सहायक कुल सचिव परीक्षा के लिए जो एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू की है, उसमें आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4, यानी पेपर जो पार्ट बी है उसके यूनिट 4 पे बात करेंगे। पहले तो मैं रफली आपको बता दूं कि ये जो यूनिट 4 उन्होंने डिजाइन की है, उनका ये उद्देश्य है कि जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, जैसे आईसीएआर है, या अगर कहा जाए यूजीसी है, सीएसआईआर है, वर्ल्ड बैंक है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, इनके साथ हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम कैसे कनेक्ट है, यानी कहीं ना कहीं हमको लिंक करना है इनको मध्य प्रदेश के साथ। पहली प्राथमिकता यही होगी। जैसे सपोज मान के चलिए यूनिसेफ है या यूनेस्को है, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो है लिस्ट में जो हमारे तीन अगर साइट्स आती है वो भी हमको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक अगर हमारे लिए अगर कहा जाए कि कोई लोन दे रहा है तो वो भी पता होना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से अगर हमारे यहाँ कोई हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है तो वो भी हमको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चन का, देखिए मैं एक और आप सभी को बात बता दूं, इन वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल एमसीक्यू कराना नहीं है, क्वेश्चन के नेचर को समझाना और उससे आपस में कोरिलेट करके क्वेश्चंस को बनाना है। तो आप जितने भी एमसीक्यू के क्वेश्चन है उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी बताया जा रहा है, उसको नोट डाउन जरूर करें, जिससे समझ पड़ेगा आपको कि क्या क्या नेचर के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए संचालित द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द हायर एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, यानी MPHEQIP, निम्न में से किसके सहयोग से चल रहा है? वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को या एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो इसका आंसर जो है ये है वर्ल्ड बैंक, ये याद रखिएगा, यानी इसको जो प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रहा है। एक्चुअल समझिए कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट है क्या। मध्य प्रदेश के अंदर जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूशन, उनको और कैसे बेहतर जो है वो किया जाए, उसमें कैसे क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया जाए, इसके लिए प्रोजेक्ट शुरू किया। तो एक्चुअल इसकी फंडिंग कैसे आई, ध्यान समझिएगा। वर्ल्ड बैंक जो है आपको मालूम होगा के पास कई इंस्टीट्यूशंस हैं, जनरली 5 हैं। तो वर्ल्ड बैंक का एक निकाय है जिसका नाम है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बोलते हैं उसको। इसको जनरली सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है ना, उदार ऋण की खिड़की, क्योंकि बहुत ही मतलब अगर कहा जाए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आसानी से लोन मिल जाते हैं। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ऐसे भी एक क्वेश्चन है कि कैसे सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है, तो वो भी। इसने क्या किया 2016 में मध्य प्रदेश शासन के साथ, यानी देखो आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर साइन करोगे, स्टेट गवर्नमेंट, आपको मालूम होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोई भी राज्य सीधे किसी भी दूसरे देश से ऋण नहीं ले सकता, ध्यान रखिएगा। उसको किसको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा? यूनियन गवर्नमेंट को। तो यूनियन गवर्नमेंट को इन्होंने, यहाँ पर मैं अगर यूजी लिख रहा हूं तो आप यूनियन गवर्नमेंट समझिए, लिख ही देता हूं क्योंकि यहाँ पर ये लिख दिया अपन ने यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को लिया, यूनियन गवर्नमेंट के साथ कौन जुड़ा? एमपी जुड़ा। और इन दोनों ने संपर्क साधा किससे? वर्ल्ड बैंक से। और वर्ल्ड बैंक ने आईडीए को कहा, और आईडीए ने फिर जो है वो हमको एक $300 मिलियन का क्रेडिट एग्रीमेंट हमारे साथ किया। तो ये ध्यान रखिएगा ना, $300 मिलियन का एक क्रेडिट एग्रीमेंट हमारे साथ हुआ। उस क्रेडिट एग्रीमेंट का जो टर्म है वो 25 साल का है, जिसमें कहा गया है कि भाई कैसे जो है वो हमारे यहाँ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को और बेहतर किया जाएगा। तो ये एक्चुअल जो है वो HEI के लिए है, और इसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इंप्रूव करने के लिए। तो दो तीन तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो सॉफ्ट लोन विंडो वाला, 2016 में कितने रुपए का जो है वो अगर कहा जाए कि क्रेडिट एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ मध्य प्रदेश शासन और वर्ल्ड बैंक की इंस्टीट्यूशन यानी आईडीए के बीच, तो $300 मिलियन का। आईडीए किसके अधीन आने वाला निकाय है? तो वर्ल्ड बैंक के अधीन आने वाला। क्या करेगा? तो ये बेहतर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए। किसके सहयोग से वर्तमान में चल रहा है? तो इसको अभी हमने सीधे जो है वो ये पूरा प्रोग्राम जो है वो लिंक हो गया, हमेशा याद रखिएगा, रूसा से। तो पूछेगा कि एक्चुअली ये प्रोग्राम अब किससे जो है वो लिंक कर दिया गया, तो रूसा के साथ लिंक है। और रूसा जो है वो इसको अब पूरे तरीके से जो है वो मैनेज कर रहा है या चला रहा है। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, हेल्दी क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जिसको अपन NACC के नाम से जानते हैं, निम्न में से किस एक संस्था के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्त निकाय? NCTE, UGC, AICTE
या ICAR, तो पहले तो ये बता दूं कि ये एक्चुअल एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन ये किसके अधीन काम करती है? ये काम करती है यूजीसी के अधीन। अब ध्यान समझिएगा, मेनली जो है वो अगर कोई पूछेगा कि भाई ये जो एनएसीसी है इसका जो है वो काम क्या, क्यों जो है वो एनएसीसी को जो है वो लाया गया, तो कभी आप अगर ध्यान से देखिएगा, एनएसीसी पर जाइएगा, मैं पूरा तो फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, आप बार बार जो है वो एनएसीसी याद रखिएगा। यहां पर अगर जब आप जो है वो अगर कहा जाए कि इसकी जो है वो NAAC, NACC नहीं, NAAC, उल्टा बोल गया मैं, ठीक है। जब आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और इसका एम्बलम देखेंगे, यानी जो चिन्ह है इसका, तो वो चिन्ह अभी तो यहाँ नहीं दिखा सकता, आप खुद भी जो है वो टाइप करिएगा NACC या पूरा फुल फॉर्म टाइप करिएगा, इसका चिन्ह देखिएगा या इसका एम्बलम देखिएगा। तो इसके एम्बलम में आपको भारत का नक्शा है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, भारत का नक्शा, और उस नक्शे के बीच में एक ऐसा लोगो बना हुआ है जिसमें क्यू लिखा है, यानी सीधी सी बात है ये क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए जो है वो काम करे। और उस नक्शे के नीचे लिखा हुआ है एक्सीलेंस, क्रेडिबिलिटी और रिलेवेंस। ये तीन वर्ड इसमें आते हैं ना, ये तीनों याद रखिएगा, एक्सीलेंस, क्रेडिबिलिटी और रिलेवेंस। यानी सीधी सी बात है कि ये बेहतर एक्सीलेंस करने के लिए, या बेहतर अगर कहा जाए कि संस्थान काम करें, उनमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो हायर एजुकेशन के लिए, उसके लिए भारत सरकार के द्वारा इसको ऑटोनोमस बॉडी के रूप में स्थापित किया गया था 1994 में। ये ध्यान रखिए, कोई पूछेगा कि भाई कब आया, तो 1994 में सरकार ने इसको बनाया था, NAAC को 1994। किसके अधीन रख दिया? यूजीसी के अधीन रख दिया, और यूजीसी के अधीन ही जो है वो ये काम कर रहा है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को जो है वो ये क्रेडिट जो है वो उपलब्ध करा था। अब पहले और दूसरे क्वेश्चन को मैं आपस में लिंक करके आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूं, तो दोनों को देखेंगे तो आपको समझ पड़ेगा कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, है ना। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं गया, बस 1 मिनट लगेगा मुझे। देखिए नॉर्मली मैंने एक कॉलेज का जो है वो इसमें लिंक खोला, ये गवर्नमेंट जो है वो तिलक कॉलेज कटनी लिखा हुआ है कहीं। अब पहले अपने को दिख रहा है कि यहाँ कोष्टक में लिखा है कि NAAC स्टेटस है B++, यानी टेक्निकली जो NAACC है ये क्या करता है, कॉलेज को ग्रेड देता है। जैसे अपन एग्जाम देते हैं तो ग्रेड आता है ना, A++, B++, C++, ऐसे ही ग्रेड करता है उसको, यानी सरल भाषा में कहे तो रेटिंग, बट ग्रेड आप याद रखिएगा। उसमें इसका ग्रेड जो है उस कॉलेज का जो है वो B++ है। एक तो ये समझ पड़ गया कि NAAC से कॉलेज ने स्टेटस ले रखा है, यानी उसकी क्वालिटी के आधार पर इसने क्या करा, उसको ग्रेडिंग कर रखी है। दूसरा, आप देख रहे हो कि ये कॉलेज भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, यहां पर ये देखा ना, यहां पर अगर प्रोग्राम ओवरव्यू द मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट MPHEQIP के साथ जो है वो काम कर रहा है, यानी ये दोनों चीजें जो है वो आपस में अपनी क्या हो गई, कोरिलेट हो गई। हमको समझ पड़ गया कि हम जो है वो क्या कहना जो है वो चाह रहे हैं। वहीं अगर हम इस NAAC की वेबसाइट को देखें, तो यहां पर ये आपको ये क्यू दिख रहा है इसके लोगों में, यहां पर है ना ये क्यू, और यहां पर ये तीन जो जो नीचे दिख रहा है, आपको खुद को देखना है ना, ये यहां तो अब इतने छोटे में जो दिखाई देगा नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसके जस्ट नीचे आप जाओगे तो उसमें ये तीनों चीजें जो है वो लिखी हुई मिलेंगी कि हाँ साहब ये एक्सेलेंस के ऊपर काम करता है, क्रेडिबिलिटी के ऊपर काम करता है और रिलेवेंस के ऊपर काम करता है। तो एक्सेलेंस, क्रेडिबिलिटी और रिलेवेंस, ये यहाँ पर ये तीनों लिखे मिलेंगे ये। तो इस तरह से, और यहीं लिखा हुआ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक स्वायत्त संस्थान, ठीक है, एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो ऐसे क्वेश्चनों को पकड़ना आना चाहिए, कि वो लिंक करके आना चाहिए कि क्या नेचर से क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। अभी आ गया समझ में? चलिए आगे की ओर बढ़े, देखें अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, उच्च शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली हायर एजुकेशन स्टैटिक एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम HESPIS, ये शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखिएगा, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं और 12वीं। सबको मालूम है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद तो कोई पंचवर्षीय योजना आई नहीं। तो एक्चुअल क्या था कि ये 12th 5 ईयर प्लान में एक जो है वो एक फ्लैगशिप स्कीम के रूप में लाया गया था। यहाँ पर क्या हुआ कि 2011, देखिए फिफ्थ मतलब 12 5 ईयर प्लान कब से कब तक माना जाता है? 2012 से 2017, है ना। इसके बाद आपको मालूम होगा कि 5 ईयर प्लान ही क्या हो गए, खत्म हो गए। तो 2011 में ही, ठीक है, 2012 से पहले 2011 में ही भारत सरकार ने हायर एजुकेशन के लिए एक सर्वे शुरू किया, जिसको AISHE कहते थे, है ना, वो ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोलते थे? AISHE।
इसको कहते थे ऑल इंडियन सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा कॉपी में जो मैंने बोला, ऑल इंडियन सर्वे, ठीक है, ऑफ हायर एजुकेशन। तो ऑल इंडियन सर्वे ऑन हायर एजुकेशन जो है वो शुरू किया सरकार ने 2011। अब इसी सर्वे में सरकार ने, यानी उस समय जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एक बच्चा मुझे बोल रहा था कि वो हायर एजुकेशन हो गया उसका नाम, लेकिन पहले जो नाम था वो बार बार वही बोलना पड़ेगा। अभी हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, लेकिन उस समय नहीं था। तो उस समय जो मिनिस्ट्री ऑफ, अगर कहा जाए कि ह्यूमन रिसोर्स थी, उसने एक सर्वे के लिए जो है वो प्रयास शुरू किया 2011 में। अब सर्वे किया तो उसने बड़े बड़े जो है वो संस्थानों से कोऑर्डिनेट किया। तो एक संस्था के साथ उन्होंने उस समय चर्चा करी कि भाई इसके लिए क्या किया जाए। तो संस्था का के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, यहाँ पर उसको बोलते थे राष्ट्रीय, जिन्होंने ना सुना हो नाम वो लिख भी लीजिएगा ना, राष्ट्रीय, यहाँ लिख दे रहा हूँ, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, या इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, नेशनल, आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन, या इंस्टीट्यूशन के लिए इतना लिख रहा हूं, ऑफ एजुकेशन, ईडीयू लिख रहा हूं एजुकेशन के लिए ना, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है, 1962 से काम कर रहा है नई दिल्ली में। इसको NIEPA बोला जाता है। आपके सिलेबस में सीधा तो नहीं लिखा दिखा कहीं मुझे, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो NIEPA से कोऑर्डिनेट किया कि भाई क्या करें, कोई फ्लैगशिप योजना का, ठीक है साहब। फिर वो जो है वो इस सर्वे के लिए जो है वो ये HESPIS को जो है वो शुरू किया गया, और ये फिर जो है वो एक फ्लैगशिप स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, और ये फ्लैगशिप स्कीम जो है वो चल रही। तो इसमें 3 प्रश्न है। कोई पूछेगा कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, यहां पर अगर कहा जाए यानी AISHE कब शुरू हुआ, तो आंसर इज 2011 में। इस सर्वेक्षण के लिए किसने रिकमेंडेशन किया, तो यहां पर NIEPA के द्वारा। इस सर्वेक्षण के बाद जो है वो कौन सा प्रोग्राम 12वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया, तो HESPIS। तीनों चीजें मैंने आपको जो है वो इसमें जो है वो लिंक कर दी। यहाँ पर आपको प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है, अब क्या आएगा वो देखने वाली बात है। बाकी लिंक मैंने बता दिया कि क्या क्या आ सकता है। मुझे जहां तक मेरा खुद का अनुमान है कि शायद ये AISHE इस बार पूछ ले आपसे, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपको शायद पूछ लिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ICAR के अधीन आने वाले द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज NIHSAD की स्थापना भोपाल में किस वर्ष की गई, 2012, 2014, 2018 या 2020। अब पहले तो समझ लीजिएगा कि ये प्रश्न जो है वो क्यों आ सकता है। आपको वहां पर जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि ICAR के साथ मध्य प्रदेश की हायर एजुकेशन, निश्चित रूप से ICAR का जो भी इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में होगा वही पूछेगा, और कुछ तो नहीं पूछेगा यहाँ पर। तो आंसर इसका 2014 है। एक्चुअल देखिए, ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान जो है परिषद है, इसके पास इस समय 64 इंस्टीट्यूशन है ना, 64 इंस्टीट्यूशन के ऊपर ये काम करता है या संचालित जो है वो कर रहा है। इन 64 इंस्टीट्यूशन में से 3 इंस्टीट्यूशन जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास। एक ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड के समय भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा यहाँ पर। क्योंकि ये इसीलिए ज्यादा चर्चा में रहा क्योंकि भारत में बहुत ही कम ऐसे इंस्टीट्यूट है जो बायोसेफ्टी लेवल 4 कैटेगरी के आते, तो उसमें जो है वो ये मिला हुआ है यहाँ पर। तो ये 2014 मतलब अभी नया है, ये 2014 में ही जो है वो भारत सरकार ने जो है वो इसको जो है वो अगर कहा जाए स्थापित जो है वो किया था यहाँ, और कई सारी जो है वो अगर कहा जाए टेक्नोलॉजी इसमें काम कर रही है। दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है, उसको बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, वो भी याद रखिएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ये भी भोपाल में। कोई पूछे कि भाई ये जो है वो कहाँ पर है, तो आप ये कह सकते हो कि ये भी भोपाल में ही जो है वो स्थापित किया गया है, और ये एक्चुअल बहुत पहले से जो है वो काम कर रहा है, ये याद रखिएगा। मतलब इसको जो है वो भारत सरकार ने 72 में जो है उसके ऊपर काम करना शुरू किया, फिर ये यहाँ पर जो है वो एक इंस्टीट्यूशन के रूप में उसको स्थापित कर दिया। और तीसरा जो है वो है इंडियन जो है वो सॉइल इंस्टीट्यूट, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस।
3 इंस्टीट्यूट है आईसीएआर का मध्य प्रदेश के अंदर, और तीनों भोपाल में। ये भी याद रखें, है ना, ये तीनों के तीनों इंस्टीट्यूट जो है वो भोपाल के अंतर्गत है। तो ये प्रश्न जो है वो इस नजरिए से शायद वो लिंक करके उसको पूछेगा, तो पूछा जा सकता है। सेम ऐसे ही है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ स्थित है? तो जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, भिंड। तो आंसर हो गया भोपाल। तो ये क्यों मैंने लिया, तो हो सकता है कि तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको आ जाए, या तीनों में से किसी एक की जो है वो आपको डेट पूछ ले, जो भी है वो पूछ सकता है। पर बाकी जो है मुझे लगता है कि वो जो डेट पूछेगा वो राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज की ही पूछेगा, क्योंकि अभी कोविड में वो चर्चा में आ गया। बाकी तो वो दोनों की जो है वो डेट वगैरह भी जो है वो नहीं पूछेगा। अगले के ऊपर आते हैं यहां पर, ठीक है। अगला है भोपाल में स्थित एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट एम्प्री। इसको एक तो याद रखिएगा, एम्प्री नाम से ही चर्चा में रहेगा ये, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संस्था के अंतर्गत आता है? ये अपने आप में इंडिया का बहुत ही रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट है। पहले तो देखें कि क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1 आईसीएआर, ऑप्शन नंबर 2 सीएसआईआर, ऑप्शन नंबर 3 यूजीसी, और फोर्थ इज एआईसीटीई। तो ये सीएसआईआर के अधीन आता है, ये याद रखिएगा। और अपने आप में एम्प्री जो है वो सीएसआईआर के अधीन आने वाला जो एक बहुत ज्यादा अगर कहा जाए, यानी जो एडवांस मटेरियल के ऊपर अगर काम करने वाले भारत का अगर टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन अगर कोई ढूंढना चाहे तो इसको एम्प्री ही आप याद रखिएगा, एम्प्री ही उसमें जो है वो है। और आज से, यानी ये एम्प्री आज से काम नहीं कर रहा और बहुत लंबे समय से जो है वो काम कर रहा है। यहीं बरकतल्ला यूनिवर्सिटी के पीछे जो है वो इसका जो है वो एम्प्री का कैंपस है, वहां से एम्प्री जो है वो काम करता है, ठीक है। और सीएसआई के अधीन आता है। तो अब प्रश्न के क्यों आएगा, ध्यान समझो। इसका नाम ही सीएसआईआर एम्प्री है, यानी जब भी आप इसको इंटरनेट पे ढूंढेंगे या पढ़ेंगे तो ये ऐसे ही लिखा मिलेगा एक साथ, ठीक है, सीएसआई एम्प्री नाम से। तो देखो लिंक कैसे हो गया क्वेश्चन। आपको सिलेबस में क्या है, सीएसआईआर, और क्या बोल रहा है वो, सीएसआईआर को मध्य प्रदेश के संदर्भ में समझना। तो चूंकि सीएसआईआर को आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में समझाना है, तो ये एम्प्री के साथ आपको इसको जो है वो जोड़ना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। क्लियर है? तो खाली एम्प्री भी आ सकता है, सीएसआईआर एम्प्री के नाम से भी पूछा जा सकता है, या किसी भी रूप में जो है वो पूछा जा सकता है। उसके ऊपर है कि क्या जो है वो रूप में जो है वो पूछेगा। कब जो है वो अगर कहा जाए कि इसको स्टार्ट किया गया, 1981 में, यहां भी लिख दे रहा हूं। 1981 से जो है वो अगर कहा जाए ये काम करता है। भोपाल में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का, भोपाल का होगा स्टूडेंट, उसको मालूम होगा, एक लैब पड़ती जिसको अपन बोलते थे RRL, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी। ये इस रूप में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। बाद में जो है वो फिर इसको जो है वो एम्प्री के नाम से अगर कहा जाए, एज ए जो है वो पहचान मिली, उसी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ था। बहुत ही रिपोर्टेड है, बहुत सारे अगर कहा जाए एडवांस मटेरियल के ऊपर ये काम कर चुका है, बना चुका है, और हमेशा जो है वो चर्चा में जो है वो रहता है। मतलब कुछ ना कुछ इससे जो है वो प्रश्न जो है वो पूछे ही जाते हैं। चलिए अगले के ऊपर आते हैं यहां पर। अगला है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR, ठीक है, के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, द्रौपदी मुर्मू, और शेखर सी मांडे। तो इसमें आंसर जो है वो ध्यान रखिएगा, वो है नरेंद्र मोदी। अब समझिएगा, CSIR का जो भी प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा देश का प्राइम मिनिस्टर होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो व्यक्ति देश में प्राइम मिनिस्टर के पद पर होगा वो ऑटोमेटिकली CSIR का क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा, ये पहली। अब CSIR में प्रेसिडेंट के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आज से नहीं, CSIR जब से बना, हालांकि शुरुआत में जब CSIR बना था 1942 में, तब प्रेसिडेंट वाला जो है वो प्राइम मिनिस्टर वाला कंसेप्ट नहीं था, बाद में आया। तो CSIR जो है वो एक तो प्रेसिडेंट हो गया। प्रेसिडेंट के बाद CSIR में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होता है उसके अंदर डायरेक्टर, यानी महानिदेशक उसका। तो ये ध्यान रखिएगा आपके, ये इसके लिए तो है ही है। ये क्वेश्चन इस साल NPPSC प्री के लिए, UPSC के लिए, सभी एग्जाम के लिए काम का है। CSIR का इतिहास, CSIR 1942 से काम कर रहा है। 1942 से 2022, अभी 2 दिन पहले तक की स्थिति, 2000 अगस्त 2022 तक इसमें कभी भी कोई महिला, ठीक है, इसकी महानिदेशक नियुक्त नहीं हुई। ध्यान रखना, महिला, कोई महिला महानिदेशक इसकी अपॉइंट नियुक्ति नहीं हुई। अगर आपका पेपर अभी नहीं बना है
तो इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि सीएसआईआर के इतिहास में इसकी पहली महिला महानिदेशक है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। अगस्त 2000, मतलब प्रश्न क्या लिंक हो गया कि अगस्त 2022 में शेखर डी मांडे के स्थान पर, पहले ये थे, इनके स्थान पर नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को सीएसआईआर का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे सीएसआईआर के महानिदेशक पद पर अपॉइंट होने वाली पहली महिला हैं। भारतीय होगी, सीधी सी बात है, भारत के लिए इंस्टीट्यूशन है तो भारतीय होगी, तो पहली भारतीय महिला हैं। इसके पहले सभी पुरुष इस पर आए। जब सीएसआईआर 1942 में, एक और बहुत यूनिक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वो भी आप जो है वो याद रखिएगा सभी। जब सीएसआईआर बना, बड़ा इतिहास हो गया सीएसआईआर को, तो 1942 में जब सीएसआईआर बना था, तो उस समय हिंदुस्तान के बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर को इसका पहला डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था। उसके बाद से फिर ये जो है वो क्रम चलता रहा, एक से एक बड़े जाने माने जो है वो अगर कहा जाए पर्सनालिटी इसमें जो है वो डायरेक्टर के पोस्ट के ऊपर अपॉइंट हुए, लेकिन किसी महिला को डायरेक्टर बनने का कभी इसमें जो है वो मौका नहीं मिल पाया। अब वो पहली बार ही बात है कि डायरेक्टर जनरल यानी जो है वो महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल जो है वो इनको मिला है, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। तो कितना लिंक हो गया, क्वेश्चन याद रहेगा, करंट से भी लिंक हो गया, सब्जेक्ट से भी लिंक हो गया, और उससे भी लिंक हो गया कि मतलब उसकी गवर्निंग बॉडी से भी लिंक हो गया। तो तीनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता। अब क्या आएगा वो एग्जाम हॉल में आपको देखना पड़ेगा, पर मुझे ये लगता है कि आएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सीएसआईआर के अधीन आने वाले संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, बिल्कुल सही है। यहां पर अगर कहा जाए सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में। दूसरा है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, पिलानी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो रुड़की में है। तो एक तो यही गलत हो गया। दूसरा यहां पर अगर कहा जाए, ये कहां पर है? रुड़की। रुड़की उत्तराखंड में पड़ता है ना, यूके में। उत्तराखंड मतलब यूके का मतलब वो यूके मत समझ लेना आप लोग। तीसरा है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर में ही है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में ही है। ठीक है, ये चार इंस्टीट्यूट है। एक्चुअल देखिए समझिए, सीएसआईआर जब बना तो उसके पास जो है वो बहुत सारी रिसर्च लेबोरेटरी इसको दे दी गई। अलग अलग राज्यों में जो है वो अगर कहा जाए रिसर्च लेबोरेटरी इसमें काम करती है। मध्य प्रदेश में सीएसआईआर की एक ही रिसर्च लेबोरेटरी है पूरे मध्य प्रदेश में। जो इसके ऊपर दो क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताती थी, एम्प्री, यानी एमपी में कोई पूछेगा सीएसआईआर की रिसर्च जो है वो अगर कहा जाए लैब क्या है, तो उसका नाम अभी अपन ने देखा था एम्प्री। यहां पर ये एमपी में एम्प्री याद रखो। बाकी हिंदुस्तान में इसकी बहुत सारी लैब है। सब तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है वो याद करना चाहिए, लेकिन ऐसे नाम आपको ऐसे भी याद रखना चाहिए जो बहुत ज्यादा चर्चा में हो। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है वो अगर कहा जाए आपको पता होना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है वो देहरादून में। क्यों? क्योंकि अब पेट्रोलियम से रिलेटेड हुए जो भी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो सब वहीं से कर रहे हैं। तो ये ऐसे इंस्टीट्यूशन, ये अब आपका होमवर्क बनता है कि आप जो है वो एक बार सीएसआईआर की वेबसाइट पर जाएंगे और उसके जो है वो इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट देखेंगे, और उसमें से ऐसे इंस्टीट्यूशन, पूरे तो मैं बोल रहा हूं ना आप कर ही नहीं सकते याद, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन उनको जरूर ढूंढिएगा जो लगता है कि यार अभी कोविड में भी चर्चा में है, या ये क्वेश्चन जो है वो हमने जाना पहचाना सुना हुआ है। जैसे देखो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपने बहुत बार देखा होगा, ना जाने कितने एग्जाम में ये जो है वो पूछा जा चुका है, एक दो नहीं, ना जाने कितने एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऐसे जो है वो आपको प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो एक क्वेश्चन मैंने देख चुका हूँ कि आ चुका है एग्जामों में, चेन्नई में है। कोई पूछेगा कि भाई सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो चेन्नई। तो हो सकता है कि वो आपको मैच द कॉलम दे दे, चार रिसर्च इंस्टीट्यूट दे दे, और सामने जो है वो उनको मैच करने के लिए दे दे। तो एक बार ये आप अच्छे से देख लीजिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। पूरे तो मैं भी नहीं करा सकता, पर चार और तो मैंने यहाँ बता ही दिए, दो तीन और बता दिए, तो सात आठ तो मैंने ही बता दिए। एक एम्प्री हो गया, चार ये हो गए। चार में ये मैंने आपको बता दिया कि रुड़की में ये वाला इंस्टीट्यूट है, तो ये वाला एक जो है वो तैयार हो गया। पलानी में जो है वो नहीं है, ये याद रखिएगा। तो वो तो आपको गुमराह करने के लिए जो है वो रखा गया था। हाँ, ये जरूर आपको बता दूं कि जो पिलानी है राजस्थान में पड़ता है, वहां पर है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में अब तो क्या अब याद रखोगे आप, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जो भी काम हो रहा है इस समय अगर कहा जाए,
ठीक है, वो सब जो है उसके ऊपर ये इंस्टीट्यूट काम करता है, उसको CEERI के नाम से जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ ये जो है वो राजस्थान में है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वैसे 6-7 तो मैंने बता दिया आपको कि ये वाले, तो आप बाकी तो फिर धीरे धीरे आप कर ही लेंगे, पूरा विश्वास है। अगले पर आ जाते हैं। अगला है मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, यानी MPCST, यानी मध्य प्रदेश साइंस, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी जो है काउंसिल जो है वो हमारे यहाँ, यानी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला, मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना मध्य प्रदेश सोसाइटी एक्ट 1973 के तहत 1973 में की गई। पहले ही गलत हो गया। हाँ, ये सही है कि वो MP सोसाइटी एक्ट के तहत है, यानी सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। सोसाइटी एक्ट, NGO वगैरह सुने होंगे, तो मध्य प्रदेश में अगर आपको कोई NGO बनाना है तो उस NGO को पहले आपको MP सोसाइटी एक्ट जो है वो से रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, उसी के तहत ये काउंसिल बनी। ये ध्यान रखिएगा ना। तो 73 में वो एक्ट था, बट ये बनी 73 में नहीं थी, ये बनी थी 1981 में, तो पहले ही गलत है। ठीक है, यहाँ पर हालांकि बाकी भी आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन होंगे। सिंपल सी, बिल्कुल सही, जैसे वहां अपन CSIR में देख रहे थे ऐसे यहाँ देख लो। इसकी जो जनरल बॉडी होती है, ठीक है, इसमें दो तरह की बॉडी होती है, एक होती है जनरल बॉडी, एक होती है एजुकेटिव कमेटी। दो मेन इंस्टीट्यूशन इसमें काम करते हैं, जनरल बॉडी और एजुकेटिव कमेटी। तो जो जनरल बॉडी है उसमें 4 यूनिवर्सिटीज को भी शामिल किया जाता है, उनके कुलपति को, ये भी सही। और इसकी जो एजुकेटिव कमेटी है, ये इसके फंक्शंस पूरे इसकी एजुकेटिव कमेटी देखती है, उसमें 13 सदस्य होते हैं, ये भी सही। तो इस प्रकार से या तो वो ये पूछेगा कि मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कैसे की गई, तो ठीक है, क्या वो पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत की गई, कि वो जो है वो सोसाइटी एक्ट के तहत की गई, या सरकार ने कोई जो है वो लॉ से बनाया, कैसे बनाया, तो नहीं, सिंपल है, सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए जो है वो 1981 से जो है वो काम कर रहा है। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है मेरे हिसाब से। चलिए अगले के ऊपर करते हैं। अगला है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना। ये प्रश्न तो मेरे नजरिए से शायद आने की IMP है, 100% मुझे विश्वास है कि आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी 1971 में। 50 वर्ष कंप्लीट करे हैं इसने, 50 ईयर। अभी आप कुछ मत करिए, डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नया लोगो देखिए, वो अपने लोगों में भी ये बात बोल रहा है कि भैया मेरे को जो है वो स्थापित हुए 50 साल जो है वो हो चुके हैं। तो कोई भी संस्था, इसकी नहीं बात कर रहा हूं, आपको जो है वो सब्जेक्ट को करंट से कनेक्ट करना आना पड़ेगा, नहीं तो आप कितना याद करोगे चीजें, हजारों लाखों करोड़ों चीजें हम याद नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी संस्था जब 25 साल पूरे करती है, 50 साल पूरे करती है, 100 साल पूरे करती है, तो आता है। जैसे एक सिंपल से क्वेश्चन से इसको समझते हैं, MP का ही एक क्वेश्चन लेते हैं। MPPSC ने प्री में पूछा था इसरो का क्वेश्चन, याद करो भी, लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, तो इसरो को 2019 में 50 ईयर कंप्लीट हुए, इसलिए उसने पंच कर दिया क्वेश्चन। तो आपको इस बार क्या पूछेगा, वो डिपार्टमेंट जो है वो ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना जो है वो किस साल की गई, तो 1971 में जो है वो अगर कहा जाए इसको स्थापित किया। वर्तमान में इसकी वेबसाइट पर जाइएगा, है ना, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, उस पर आपको जो है वो ऐसा एक लोगो बना मिलेगा, DST लिखा है, जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है 1971 टू 2021। ये याद रखिएगा, ये बता रहा है कि साहब हमने 50 साल में जो है वो क्या किया, और उसमें 50 भी जो है वो लिखा आता है। होगा तो मैं अभी आपको स्क्रीन रोक कर जो है वो एक देखिए, मैं दिखाई देता हूं, जिससे इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि आपको लगेगा कि यार ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान हमको ज्यादा फोकस करना है आने वाले इस एग्जाम के लिए, तो दूसरे भी एग्जामों के लिए। देखिए देखिए, ये मैंने आपके लिए जो है वो लोगो अभी डाउनलोड किया। ये लोगो आपको बताने की कोशिश कर रहा है, यहाँ ये 50 बना हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST@1971 to 2021। ऐसे प्रश्न आते हैं, ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि जैसे जब आप याद करोगे जो लास्ट 2018 में क्वेश्चन होता है, उसमें UGC के अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी, उसका ध्येय वाक्य भी पूछ लिया। ठीक है, याद आया होगा, आप देखिएगा पुराना पेपर जो है वो 2018 का, तो उससे आपको लिंक करने का जो है वो मौका मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखें, एक सेकंड इसको बंद करते हैं जरा आपको। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि कोविड-19 के दौरान इंडियन नेशनल सुपर मॉडल निम्न में से किस संस्थान द्वारा जारी किया गया था?
आंसर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 के लिए इंडियन नेशनल सुपर मॉडल इंट्रोड्यूस किया था या जारी किया था। तो करंट अफेयर से भी लिंक है क्वेश्चन, आपको पूछा भी जा सकता है। अब किस रूप में आएगा देखने वाली बात है। ठीक है, यहां पर अगले पर आते हैं। मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए निम्न में से किस संस्थान के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया है? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आरबीआई या आईबीआरडी, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है एडीबी। जो एशियन विकास बैंक है, उसने 2015 में उसको लगा कि यार स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करना चाहिए, तो 2015 में 1500 करोड़ रुपए की फंडिंग करी है मध्य प्रदेश को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एमपी को कहां खर्च करेगा एमपी उसको? स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये चूंकि आपको ये है कि हायर एजुकेशन में लिंक करना है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग वाला एक क्वेश्चन जो है लिंक हो सकता है कि 15 कितने करोड़, या तो ये भी पूछा जा सकता है कि कितने करोड़ की फंडिंग करी, 1500 करोड़ की। कब करी? तो 2015 में। किसने करी? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियन विकास बैंक के द्वारा जो है वो की गई। किसी भी रूप में यह प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए अगले पर देते हैं। यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को, या विद्यालय लिख लेना, थोड़ा गलत लिखा गया, मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर। तो आंसर इसका जो है वो है राजा भोज विश्वविद्यालय। इसको मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। एक्चुअली कहानी कैसी ये समझिए। आपको मालूम होगा कि भारत में डिस्टेंस लर्निंग जो है उसके लिए बहुत जो है वो प्रयास हुए। और डिस्टेंस लर्निंग का मतलब है, देखिए ऐसे ज्यादातर जैसे कोई व्यक्ति जॉब में है यहाँ पर अगर कहा जाए, या अगर कहा जाए कि कोई गृहिणी है या कोई महिला है, तो वो कैसे जो है वो अगर कहा जाए कि ओपन जो है वो जो एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन से जुड़ पाएगी। तो ये दो तरह की होती है। एक होती है स्कूल लेवल पर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनआईओएस। एनआईओएस है ना, इसकी किताबें भी बच्चे पढ़ते हैं एनआईओएस की यहाँ। और दूसरा होता है यूनिवर्सिटी लेवल पर यानी हायर एजुकेशन पर। तो 1986 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी, अभी वाली नहीं, 2020 वाली, 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी बनी, तो अलग अलग राज्यों से जो है वो कहा गया कि भैया जो है वो अपने अपने राज्य के अंदर जो है वो ओपन यूनिवर्सिटीज जो है वो शुरू करें, जिससे कि कम से कम एजुकेशन का जो है वो स्तर जो है वो बढ़े। मध्य प्रदेश से भी कहा गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में फंडिंग भी कर दी भारत सरकार ने कि यार आप अपने यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी के लिए काम करो, उसके लिए फंडिंग वगैरह हम कर देंगे। तो जब फंडिंग करी तो उसके बाद फिर 1991 में स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा, एक एक्ट बनाया, और उस एक्ट के द्वारा जो है वो ये यूनिवर्सिटी स्थापित की। तो ये एक्चुअल हुआ कैसे ये समझो। पहले ध्यान रखिएगा, ये कहा गया कि भारत में डिस्टेंस लर्निंग की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है महिलाओं के लिए और जॉब वाले लोगों के लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा जो है वो एक प्लेटफॉर्म माना गया। तो न्यू एजुकेशन यानी 1986 में पहली बार प्रयास हुआ। 1986 के बाद जो है वो यानी प्रयास हुआ, मतलब सबसे कहा गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जैसे अभी आपने देखा होगा ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सबसे अलग अलग कहा गया कि भाई जो है वो आप काम करो। फिर उसके बाद जो है वो सरकार ने क्या करा कि हर राज्य को कहा, तो हमारे राज्य ने 1991 में क्या करा, इसका एक्ट पास किया। ठीक है, किसके लिए? भोज के लिए ना, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय के लिए देने। अब एक्ट पास किया, फंडिंग की जरूरत थी, तो फंडिंग जो है वो हमको कहां से मिली? 8 5 ईयर प्लान से। 8 यहां पर अगर कहा जाए 5 ईयर प्लान से, उससे 8 5 ईयर प्लान से जो है वो हमको फंडिंग जो है वो मिलना शुरू हुई। और इस क्लास में ऑलमोस्ट सबको मालूम होगा कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1992 से 1997 तक चली। ठीक है, तो 1992 से 1997 के बीच जो 8 5 ईयर प्लान भारत में चला, उस 8 5 ईयर प्लान में एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया गया था कि भैया कम से कम, और भी बहुत सारी चीजें थी। 8 5 ईयर प्लान वो प्लान था जिसमें भारत को पंचायती राज का मॉडल मिला, म्यूनसिपालिटी का जो है वो नया मॉडल मिला, भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो जुड़ा, भारत ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो अपनाई। ऐसे बहुत सारे काम इसमें हुए, लेकिन इसमें भी ये काम भी रहा
तो इस तरह से ये आया और 91 में जो है वो राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हो गया। आज भोपाल में यह है। कोई पूछेगा कि कहाँ है, भोपाल में है। कभी आप इसका लोगो देखिए या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसमें बकायदा जो है वो लिखा भी है, इस्टेब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ स्टेट असेंबली इन 1991, ऐसा लिखा है। और लोगो देखेंगे तो वाघ देवी का एक लोगो है, वो लोगो आप देख लीजिएगा, मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन उसमें वाघ देवी लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है मुझे भी याद नहीं, मालूम ही होगा कि वाघ देवी की प्रतिमा हमारे यहाँ धार से ही जो है वो मिली थी, इसीलिए उस लोगो में यानी जो उसका एम्बलम है उसमें वाघ देवी वर्ड भी है। बाकी वर्ड तो मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये इस तरह से मैंने लिंक करके बताया आपको कि कैसे जो है वो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट। यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? पहले तो प्रश्न को पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना। ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट सीधा सीधा नहीं है कि तुम सोचो कि यार सांची भी तो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, खजुराहो भी तो है यहाँ पर, वो वाली बात नहीं कर रहे। ये कौन सा प्रोग्राम बोल रहे हैं? अर्बन लैंडस्केप जो है वो सिटी प्रोग्राम, ये अभी 2021 का है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 2021 में। यानी इसमें है क्या, यूनेस्को, मध्य प्रदेश सरकार के साथ यूनेस्को ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। कहा कि भैया हम जो है वो ये आपके जो शहर है ना, हेरिटेज शहर, इनको आपके साथ मिलकर डेवलप करेंगे। और अगर डेवलप हो जाएंगे बाद में सीधी सी बात है कि वो सीधे हेरिटेज में भी आ जाएंगे। तो अभी ये कौन कौन से शहर आए? मांडू ओरछा पहला ऑप्शन, दूसरा है भीमबेटका पचमढ़ी, तीसरा है ग्वालियर ओरछा, चौथा है सांची खजुराहो। तो आंसर है ग्वालियर और ओरछा। तो ये ऐसा हुआ क्या, ये समझिए। 2020 में यूनेस्को की एक टीम हमारे यहाँ आई, उनने ये कहा कि साहब 2021 में भी, जुलाई 2021 से हम जो है वो इन दो शहर को हेरिटेज सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। किस किस को? ग्वालियर और ओरछा को। अब चूंकि हेरिटेज सिटी में डेवलप करेंगे तो सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश सरकार में किससे सहयोग लेंगे? मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्रालय से या पर्यटन विभाग से। तो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ मिलकर जो है वो इनको धरोहर रूप के रूप में विकसित करेंगे। यहाँ पर अच्छा जो है वो मतलब यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखेंगे, देखेंगे कि भाई और क्या भविष्य में संभावना इसमें बढ़ सकती है। इस बात को सोचकर ये जो है वो ये लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम शुरू किया गया। तो ये याद रखिएगा, अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम में है। नहीं तो तुम सीधे जो डाल दो कि ये विश्व धरोहर सूची में, सीधे तो नहीं डल गई, सीधे नहीं, अर्बन वाले प्रोग्राम में। तो ये एक प्रश्न जो है वो लिंक हो सकता है ग्वालियर और ओरछा वाला, कि दो कौन से शहर हैं जो इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो शामिल किए गए। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं, अगले पे देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अगला है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन का क्षेत्रीय कार्यालय निम्न में से किस स्थान पर नहीं है? जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर या चेन्नई? तो आंसर है इसका चेन्नई। चेन्नई में इसका कोई रीजनल ऑफ जो है वो इंस्टीट्यूशन नहीं। देखो, अगर आपका मन कर रहा है कि बीएड करना है, अगर आपका मन कर रहा है कि एमएड करना है, तो सबसे पहले आपको इस संस्थान की ओर दौड़ लगाना पड़ेगा। यानी आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो जो आपका कॉलेज है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के साथ लिंक है कि नहीं। क्योंकि भारत में जितने भी टीचर एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम होते हैं, जितने भी, अब टीचर एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम आपको सबको ही मालूम कि जो है वो बेसिक सबसे कॉमन टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम क्या होता है? बीएड। अगर आपको स्कूल में पढ़ाना है तो आपको बीएड जो है वो किया होना चाहिए, या एमएड आपको किया होना चाहिए। तो ऐसे बीए एमएड ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं ये आपस में जो है वो इससे लिंक करते हैं। बहुत सारे और भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे बीए बीएड भी होता है, ठीक है, और भी मतलब लेकिन सब में जो है वो ऐड आएगा यहाँ पर ही, मतलब एजुकेशन जो है वो वर्ड होगा, है ना। जैसे कई लोग क्या करते हैं, डीएड कर लेते हैं, तो डीएड भी इसमें जो आएगा। डिप्लोमा होता है, डीपीएससी भी बोला जाता है, तो इसी में आएगा। तो ये इस पे जो है वो काम करता है और बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है। 1995 से जो है वो काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि आज जो है वो खड़ा किया। एक्चुअल भारत सरकार ने क्या किया, एक एक्ट पास किया, ठीक है, 90, जब इसको ऐसे समझिएगा, जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे तो उनको लगा कि यार एजुकेशन सिस्टम में भी सुधार चाहिए। जो पढ़ाने वाला है कम से कम उसको भी तो ज्ञान हो कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो आप में से कोई ना कोई तो एमएड किया होगा या बीएड किया होगा। तो भारत सरकार ने क्या किया, 1993 में एक पार्लियामेंट्री एक्ट पास किया। उस एक्ट का नाम था नेशनल काउंसिल फॉर क्या बोलते हैं इसको, टीचर्स एजुकेशन एक्ट। तो 93 में जो ये एक्ट आया, यानी ध्यान समझिएगा, एनसीटीई एक्ट लाई सरकार
1993 में। और उस एक्ट के जो प्रावधान थे, उसके प्रावधान के आधार पर 1995 में ये स्थापित हो गया। ठीक है, गुरु गुरुतमो धाम, इसका जो है वो, जो आप लोगो जरूर देख लीजिएगा तो आपको समझ पड़ेगा। स्थापित हो गया, तो दिल्ली में स्थापित कर दिया, नई दिल्ली से ऑपरेट होता है साहब। एक मोस्ट सीनियर आईएएस ऑफिसर को इसमें बिठा देते हैं कि भैया तुम जो है वो मैनेज करो यहाँ पर। अब पूरे देश में कहां कहां से काम करेगा, ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल जो है वो एक ही जगह से जो है वो काम कर लेगा। तो क्या करा, इसके 4 रीजनल इंस्टीट्यूशंस बना दिए पूरे देश के अंदर। एक रीजनल इंस्टीट्यूशन है हमारे पास, यानी भोपाल में। एक रीजनल इंस्टीट्यूशन है भुवनेश्वर में, बिल्कुल सही है। एक है जयपुर में और एक है बेंगलोर में। यानी चेन्नई की जगह आंसर क्या आ जाएगा, बेंगलुरु। ये ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु। तो ऐसे 4 अपने रीजनल इंस्टीट्यूशंस की सहायता से जो है वो काम कर रहा है इस समय। तो ये प्रश्न आपको या तो ये पूछेगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है, वो भी आंसर भोपाल हो गया। या वो ये पूछेगा कि भाई जो इसके क्षेत्रीय कार्यालय भारत में कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो आंसर हो गया 4। या वो यही वाला प्रश्न पूछेगा जो मैंने कहा कि भाई इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं इनमें से किस जगह इसका कोई भी क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो ये चारों के नाम अगर याद है आपको, जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर और बेंगलुरु, तो आप आसानी से जो है वो आ जाएंगे। या वो और एक प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में जो बीएड है, एमएड है, ऐसे प्रोग्राम्स से संबंधित निम्न में से कौन सा संस्थान है, तब भी आप जो है वो आंसर करोगे यहाँ पर। तो आज शायद कितनी है, 18 तारीख है ना, तो 17 तारीख को ये स्थापित हुआ था, 17 अगस्त को, कल कल के दिन है ना। तो 17 अगस्त 1995 से ये काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा खासा लंबा हो गया। एक्ट हमेशा पहले बनते हैं, इंस्टीट्यूशन हमेशा जो है वो अगर कहा जाए बाद में जो है वो काम करते हैं। वर्तमान जो रूप में एज ए स्टेटूटरी बॉडी कब से काम कर रहा है कोई पूछेगा, तो 1995 से ये काम कर, इसके पहले एज एडवाइजरी बॉडी ये काम कर रहा था, पर एक्ट जो है वो स्टेटूटरी बॉडी के रूप में 1995 से इसको अस्तित्व में आया है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद यानी एनएएसी के द्वारा संस्थानों को कितने प्रकार से ग्रेड किया जाता है। तो अभी ऊपर बताया था मैंने आपको कि उसमें वो जो इंस्टीट्यूशन अपन ने देखा था कटनी का, उसको B+ ग्रेड था। तो 6 प्रकार, 7 प्रकार, 8 प्रकार, 9 प्रकार। तो इसमें जो ग्रेड होते हैं वो होते हैं 8 तरह के। इसको मैं यहां समझाने से अच्छा है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से वो ग्रेड आपको दिखा दूं। तो ग्रेड के नंबर आप याद रख लीजिएगा, हो सकता है कि आपकी किस्मत रहे तो वो ग्रेड ही पूछ ले, कोई भरोसा नहीं रहता है एमपीपीएससी वालों, है ना। तो मैं दिखा दे रहा हूं आपको, रुकिए जरा। देखिए ये मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के पे चला गया, यानी एनएएसी की। और जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे तो आप खुद भी यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ पर ये ग्रेडिंग लिखा हुआ है। तो जब आप ग्रेडिंग पर लिंक करोगे यहाँ पर, तो आपको एक लिंक खुल जाएगी यहाँ पर। अब ये ग्रेडिंग पर जब आप नीचे जाओगे, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ। तो आप ध्यान से देखो, ये ग्रेडिंग जो कर रहा है यहाँ पर अगर कहा जाए, यानी ग्रेड पॉइंट, ये कितने क्लास में कर रहा है, 8 तरह से। जैसे अगर मान के चलिए किसी को जो है वो 3.55 से 4 मिला है, तो उसको उसने क्या नाम दे दिया, ग्रेड A++ दे दिया। फिर A+ आ गया, फिर A आ गया, फिर सेम जो है वो B++, B+, B, और फिर आ गया C और D। इस तरह से विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2017 से ये अपनाया जा रहा है। तो इस तरह से इंस्टीट्यूशंस को, जो भी कॉलेज होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं हायर एजुकेशन से संबंधित, उनको इसमें स्कोर मिलता है। देश के टॉप 10 इंस्टीट्यूशन जो सबसे अच्छा स्कोर करते हैं, उनकी ग्रेडिंग ये सबसे ऊपर रख देता है यहाँ पर। यहाँ भैया ये वाले इंस्टीट्यूशन जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको जो है वो अच्छा जो है वो ज्यादा जो है वो ग्रेड दे दो। तो वो भी डिपेंड करता है। तो उसमें हमारे मध्य प्रदेश के तो कॉलेज कभी जो है वो आते ही नहीं। मतलब जैसे कहा जाए ना कि A++ में अगर कोई पूछेगा यार एक आध मध्य प्रदेश का है क्या, तो नहीं। तो ये आप इसी की वेबसाइट से जो है, या स्क्रीन को रोक कर आप यहाँ से भी नोट कर सकते, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 2.77 to 3 है तो उसको ग्रेड मिलेगा A++, A, B+, या B++, ऐसा भी पूछा जा सकता है। मतलब अब वो उसके ऊपर है कि क्या जो है वो अगर कहा जाए पूछेगा, तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ऐसे ही कुछ जो है वो लिंक करके जो है वो पूछेगा, ये याद रखिए। और मैंने इसकी यही वेबसाइट है, एक दिन बैठे बैठे मैंने जब इसके पूरे ग्रेडिंग देखे थे कि अभी हाल फिलहाल में कौन से कॉलेज जो है वो उनको सबसे अच्छा स्कोर है जो 3.51 से 4 के बीच में, तो उसमें मध्य प्रदेश का मुझे एक भी जो है वो अगर कहा जाए कॉलेज नहीं मिला।
पंजाब का एक कॉलेज था जिसका नाम था मोहिंदर कॉलेज, उसको सबसे ज्यादा इसमें ग्रेडिंग मिली थी, A++ कैटेगरी में शायद वही एक कॉलेज था जिसको जो है वो उन्होंने अच्छा, और भी थे ऐसा नहीं है, मतलब उसको अच्छा स्कोर कार्ड जो है उसने दे रखा था यहाँ पर, तो मोहिंदर कॉलेज था अभी लेटेस्ट अगर कहा जाए ये यहाँ पर। तो ऐसे ही जो है वो लिंक वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़े आगे, तो ये वाला आप खुद नोट करिएगा, समझ ही गए होंगे, आगे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यूनेस्को के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में आंद्रे अजोले यूनेस्को की महानिदेशक हैं, ये भी बिल्कुल सही है, इनकी अपॉइंटमेंट अभी हुई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब ज्यादा समय जो है वो नहीं हुआ है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं कि कब अपॉइंट किया गया, लेकिन ये आ सकता है यहाँ पर। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये अगस्त 2022 की स्थिति में है, नहीं तो कल को अगर कोई 6 महीने बाद देखे और ये बदल जाए तो कहे कि गलत है जानकारी। तीसरा है कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन आता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपको याद होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये जो यूएनओ है उसके 6 इंस्टीट्यूशन हैं, उन 6 इंस्टीट्यूशंस में से एक जो है वो है ये, यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद। और उस आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंदर जो है वो एट ए टाइम अगर कोई पूछेगा कि भाई कितने उसका जो है वो, तो 54 मेंबर होते हैं, उसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन जो है वो एमपी से लिंक करा मैंने उसको, यूनेस्को के 13वें सेशन के तहत खजुराहो के को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ये गलत हो गया यहाँ पर। अब आप कहोगे ये सेशन का क्या नाटक है, हमको तो समझ नहीं पड़ रहा, ये सेशन का नाटक क्या है, इसको समझना पड़ेगा ना सेशन के नाटक को, तो पहले तो गलत कर दें इसको, तो समझो ध्यान से। देखो जब हम यूनेस्को की बात करते हैं ना, तो आज की स्थिति में यूनेस्को में भारत की जो साइट्स हैं वो हैं 40। ठीक है, कोई पूछेगा कितनी साइट्स हैं आज, आज मतलब मैं जो बात कर रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं अगस्त 2022 की स्थिति में हूं, 15 दिन बाद बदलाव हो सकता है, इसलिए अभी की स्थिति में बता रहा हूं कि क्या साइट जो है वो किस तरह की अगर कहा जाए, तो ये जो है वो साइट्स है यहाँ पर। अब ये जो है वो अगर कहा साइट्स में जो 32 साइट्स हैं वो हिस्टोरिकल है, पूरी तरीके से जो है वो हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत आती हैं, उनको कल्चरल हेरिटेज कहा जाता है। एक साइट जो है वो उसमें मिक्स्ड होती है, यानी कल्चरल भी हो गई और वो नेचुरल भी हो गई यहाँ पर, और 7 जो है वो है नेचुरल यानी प्राकृतिक साइट। ऐसे टोटल जो है वो 32 और 8 40 साइट है। इन साइट्स को भारत को इन साइट्स में शामिल करना शुरू किया गया 1983 में, यानी कोई पूछे यूनेस्को में भारत की पहली साइट किस साल आई, 1983, यानी 83 में जो है वो, 83 में एक साथ जो है वो अगर कहा जाए 4 साइट्स को शामिल किया था। इसमें ताजमहल भी था, अपना अजंता एलोरा थे, आगरा फोर्ट था, ये चारों को एक साथ शामिल किया। मध्य प्रदेश इसमें जो है वो पहली बार आया 1986 में। अब ध्यान से समझिएगा, मध्य प्रदेश जो 1986 में आया वो आया कब, सेशन 10 में। ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, एक को याद रखोगे तो दूसरा लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दे रहा हूं ना, खजुराहो, ये कब इसमें शामिल हुआ, 1986 में। 1986 में इसका जो सेशन था यानी सत्र था वो था 10वां। कोई पूछेगा कौन सा सत्र था, तो 10वां सत्र यहाँ पर, यानी इसका सेशन, इसका पहला जो सत्र हुआ था, ये कोई पूछे कि भाई इसका जो पहला सत्र हुआ था वो कब हुआ, तो 1977 में। इसको देखो समझो भाई, यूनेस्को ने हमें तो 83 में शामिल किया, लेकिन इसके पहले से ही ये साइट्स को शामिल करने की प्रक्रिया में था। ऐसा नहीं कि 83 में यूनेस्को ने भारत को शामिल किया तो यहीं से यूनेस्को का काम शुरू हुआ। एक्चुअल क्या हुआ, यूनेस्को के सेशन शुरू हुए 1977 में, यानी कोई पूछे यूनेस्को का पहला सेशन कब हुआ, 1977 में। उसके बाद ये क्रमबद्ध चले गए, 77, 78, 79, तो 77 से शुरू करके अगर मैं 86 तक जाऊंगा तो कौन सा सेशन आएगा, 10वां। तो 86 का जो सेशन था, उस सेशन में ये डिसीजन हुआ कि हाँ भाई, हमको जो है वो ये भारत का ये मतलब ये साइट जो है वो शामिल करना है, इसमें जो है वो हमारा खजुराहो भी आ गया। तो एक जो है वो हमारा खजुराहो का जो है वो टेम्पल जो है वो 1986 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है वो शामिल। फिर उसके जस्ट बाद आए 1989, तो 1989 में हमको मालूम है कि सांची आया। तो अब दिमाग खुद लगाओ, 86 में 10वां सेशन था, तो 87 में कौन सा हो गया, 11वां। 88 में कौन सा हो गया, 12वां। तो 89 में कौन सा हो गया, 13वां। तो 89 में वो 13th नंबर का जो सेशन था, उसमें सांची को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया 13वें सत्र में। तो ये गलत हो गया, खजुराहो 10वें में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हो सकता है कि आपको उलझाने के लिए यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए सेशन वाला,
क्योंकि सत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सत्र में कहा कि भैया आपको शामिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसी सत्र को आप गिनना शुरू कर दें। अगर आपने एक याद करा तो आप गिनते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको अगर याद भी नहीं रहेगा तब भी जो है वो आंसर तक पहुंच जाओगे। जैसे एक सिंपल सी लॉजिक, 2003 में आखिरी हमारी साइट जो है वो यूनेस्को में गई भीमबेटका। तो जब भीमबेटका 2003 में गई तो इसी को गिन लो 86 से 2003 तक। तो मैं आपको सीधे बता देता हूं वो सत्र तो 27वां था, लेकिन अगर आप गिनोगे भी तो भी 27वें नंबर पे पहुंच जाओगे। 2003 में जो है वो भीमबेटका इस तरह से आया। तो यानी 3 साइट्स हैं। एक हो गई खजुराहो, यहां लिख दे रहा हूं मैं। ये कब आई? 1986। सत्र कौन सा हो गया? 10वां। दूसरी जो हो गई खजुराहो के बाद आप पहुंच गए कहां पे? सांची। ये कब आई? 1989। सत्र कौन सा हो गया? 13वां। तीसरी जो है वो कौन सी हो गई आपकी? भीम बेटका। ये कब आई? 2003 में। और सत्र कौन सा हो गया ना, कौन से सेशन में आया? तो सेशन है 27, तो 30। ये क्वेश्चन लिंक हो गया अच्छे से। मतलब अब आप क्या आएगा वो तो मैं भी नहीं बता सकता, जैसे मैंने अभी बोला आपको, लेकिन लिंक कर दिया तो आपको जो है वो शायद जो है वो आ सकता है। मेरे हिसाब से शायद जो है वो इसको जो है वो पूछा जा सकता है। अब क्या पूछेगा वो तो भगवान ही जाने। ठीक है। यहाँ चलिए, बाकी आंद्रे अजोलो के बारे में भी आ सकता है। हालांकि इनको अपॉइंट किए तो मुझे शायद एग्जैक्ट तो याद नहीं अभी हुई है, पर पहले हो गई शायद, काफी समय से है। बट आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड इसको मैं साफ कर दूं पूरा। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार, GD बिड़ला साइंटिफिक रिसर्च पुरस्कार, इंडियन साइंस अवार्ड, ओम प्रकाश भासिन पुरस्कार। तो पहले तो याद रखिए चारों विज्ञान और तकनीक से संबंधित पुरस्कार हैं। ये पहला मैंने आपको यही बता दिया। कोई पूछेगा कि भाई ये चारों जो है अवार्ड है किससे संबंधित है, तो ये विज्ञान और तकनीक से संबंधित। अब कौन सा पुरस्कार CSIR देता है? तो CSIR देता है शांति स्वरूप भटनागर। अब शांति स्वरूप जो है वो भटनागर पुरस्कार क्यों देता है ये भी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942। तो जब 19 जो है वो अगर कहा जाए कि 42 में जब इसकी स्थापना हुई, तो इसके पहले जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे शांति स्वरूप भटनागर। बड़े अगर कहा जाए कि भारत के जाने माने वैज्ञानिक थे शांति स्वरूप भटनागर। तो फिर CSIR को लगा कि यार जिसने इसको खड़ा करा उसके ही नाम से जो है वो उसको करा जाए तो ज्यादा अच्छा। हालांकि वो बहुत लंबे समय तक जो है वो मतलब सरवाइव, मतलब जीवित नहीं रहे। 42 में अपॉइंट हुए और फिर बीमार रहने लगे। 1955-56 में उनकी जो है वो डेथ हो गई। अब साहब सरकार ने जो है वो सोचा कि चलो ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर जो है वो अवार्ड जो है वो देना शुरू कर। तो आज शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड की सबसे बड़ी जो है वो खासियत है, पहले तो ध्यान रखिएगा, ये यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है। ठीक है, यानी ये किसको दिया जाता है? युवा साइंटिस्ट। अब आप युवा किसको कहोगे? तो राजनीति में तो युवा 50 साल का आदमी भी होता है, 60 साल का भी होता है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में इसकी जो युवा की परिभाषा है वो है 45 साल, अप टू 45 ईयर। यानी 45 साल तक का कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी व्यक्ति जो विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में रिसर्च कर रहा है या अनुसंधान कर रहा है अलग अलग फील्ड्स में, ठीक है, अर्थ साइंस में, मेडिकल में, फिजिक्स में, बायोकेमिकल में, केमिस्ट्री में, मतलब अलग अलग जो फील्ड्स हैं उसमें किसी में भी अगर वो रिसर्च कर रहा है तो उसको ये पुरस्कार जो है वो दिया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक ठीक है, मतलब इसके किस किस के द्वारा? CSIR प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों का है। मतलब इसको प्राइवेट अवार्ड आप मत मान लेना शांति स्वरूप। भारत में सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शांति स्वरूप भटनागर जो है वो प्राइज। तो अब आपका होमवर्क क्या है ये समझ लीजिए। मैं हर चीज तो नहीं बता सकता। आप शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड अभी 2021-22 का एक बार अच्छे से चेक कर लेना किस किस को मिला है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे अवार्ड ही पूछ ले कि किसको मिला है। बाकी तो मैंने आपको लिंक कर दिया कि क्या जो है क्वेश्चन बन सकता है वो वाला, लेकिन अवार्ड तो मैं आपको लिंक जो है वो नहीं कर सकता यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले पर आते हैं। अगला है साइंस रिपोर्टर नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? क्योंकि CSIR की सबसे चर्चित मैगजीन है, तो ICAR,
AICTE, CSIR, MPCST, ये CSIR की मैगजीन है। ठीक है, कोई पूछेगा कि साइंस रिपोर्टर ये मंथली मैगजीन है, कौन इश्यू करता है, तो ये CSIR के द्वारा जारी की जाने वाली मंथली मैगजीन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अगला एक हायर एजुकेशन से संबंधित इंस्टीट्यूशन, मैंने इसलिए रखा, सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने रखा जानबूझ के क्योंकि ये MP में है। केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं जो है वो परीक्षण संस्थान, सेंट्रल फार्मा मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फर्स्ट इज मंडीदीप रायसेन, सेकंड इज बुधनी सीहोर, थर्ड इज पीथमपुर धार, फोर्थ इज कसरावत खरगोन। तो आंसर जो है वो इसका है बुधनी सीहोर। एक्चुअल समझो, कोई कंपनी है, जैसे मान के चलो अपन ने ले लिया कि स्वराज कंपनी है वो ट्रैक्टर बना रही है, या फोर्ड कंपनी है वो ट्रैक्टर बना रही है। अब ट्रैक्टर बनाने के बाद वो ट्रैक्टर भारत के कृषि के अनुरूप है कि नहीं है? जो आप टेक्नोलॉजी डिजाइन कर रहे हो, ट्रैक्टर मशीनरी, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, सिडिल है, कल्टीवेटर, जितने कृषि से संबंधित उपकरण आपने सुन रखे, हार्वेस्टर भी आ जाएगा, ट्रैक्टर भी आ जाएगा, थ्रेसर भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, वो हमारे कृषि के अनुरूप है कि नहीं है? पता चले कि अब पता चले जॉन डियर अब विदेशी कंपनी है, यहाँ ट्रैक्टर लेकर आएगी, तो यहाँ के अनुरूप है कि नहीं, यहाँ के किसान के अनुरूप बना कि नहीं बना? तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी मशीन टेस्ट कराना पड़ेगी। यहाँ ये कोर्स भी चलाते हैं ना, ट्रैक्टर ट्रेनिंग के कोर्सेज भी चलते हैं इसमें हायर एजुकेशन के, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर वो अपनी जो है वो अगर कहा जाए कि लेकर आएगा, और यहाँ से अगर वो टेस्टिंग में पास हो गया तो फिर वो मार्केट में आएगा। इसीलिए, और चूंकि ये पूरे भारत में एकमात्र इस तरह का यूनिक टेस्टिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी अगर इस तरह के टेस्टिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें तो पूरे भारत में एकमात्र है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो है वो आता है, और हमारे ही मध्य प्रदेश के अंदर है। तो कभी आप में से कोई बैतूल जाए या हरदा या होशंगाबाद जाए, तो जब आप बुधनी क्रॉस करते हो तो मेन रोड पे ही ये इंस्टीट्यूशन है, मतलब आप रुक कर 2 मिनट जो है वो देख भी सकते हो कि हाँ यार ये इंस्टीट्यूशन है, वहाँ बहुत सारे जो है वो ट्रैक्टर वैक्टर जो है वो आपको खड़े हुए देखने को जो है वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये, और चूंकि एग्रीकल्चर से है तो ये साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा, ICAR के अंतर्गत नहीं आएगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी ये कृषि विभाग के अंतर्गत जो है वो आने वाला एक इंस्टीट्यूशन है, और बहुत ही ज्यादा अगर कहा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्टेड इंस्टीट्यूशन इसको जो है वो माना जाता है। ठीक है, ये एक प्रश्न हेल्दी है, आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगले के ऊपर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, ICAR के द्वारा निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जा सकता? खेती, फल फूल, राजभाषा आलोक और विज्ञान। तो आंसर जो है वो इसका है विज्ञान। ये पत्रिका ये प्रकाशित नहीं करती, तीनों करती है। अब आप में से अगर कोई कृषक फैमिली से है तो एक और चीज याद रखिएगा, ICAR की वेबसाइट पे जाइएगा, मैगजीन ऑप्शन मिलेगा, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने घर में। अपने माता पिता अगर खेती है तो उनको कहिए पढ़िए, बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं इसमें, किताब में खासकर खेती तो बहुत ही अच्छी इसकी जो है वो मैगजीन है। तो खेती है, फल फूल है, और राजभाषा आलोक भी कृषि से ही संबंधित है। ऐसा नहीं कि राजभाषा आलोक लिखा हुआ है तो ये किसी और चीज से संबंधित होगा, कृषि से ही संबंधित जो है वो इसको जो है वो माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगले पर आ जाते हैं। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन कहता है UGC के सेंट्रल रीजनल ऑफिस की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत भोपाल में किस वर्ष की गई? 1 जनवरी 1987, 1 दिसंबर 1994, 1 अप्रैल 1995, 28 February 1994। आंसर है 1 दिसंबर 1994। एक्चुअल क्या हुआ कि जब देश में देखो अभी जैसे अभी नई एजुकेशन पॉलिसी काम कर रही है, वैसे इससे पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 की, वो इम्पोर्टेंट थी। उस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे जो है अगर कहा जाए इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है वो स्थापित हुए। तो उस एजुकेशन पॉलिसी में एक जो है वो CRO का प्रोविजन था। ठीक है, UGC के अंतर्गत आएंगे। तो ऐसे ही एक CRO जो है वो 1994 में यहाँ पर भोपाल में जो है वो स्थापित किया गया। कोई पूछेगा कि ये कहाँ है, 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो आपसे पूछ सकते हैं कि भैया सेंट्रल रीजनल ऑफिस जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो आंसर है भोपाल के अंदर। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि किसके अधीन आता है? तो आप कह सकते हो कि ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अधीन आता है। तीसरा कहा जा सकता है कि कब स्टेब्लिश किया गया यहाँ पर, तो आप कह सकते हो कि 1 दिसंबर 1994 को किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये जो है वो प्रोविजन था।
कि आप इसको जो है वो अगर कहा जाए करो। और ये जो है वो एक राज्य नहीं देखता, ये 3 राज्य मैनेज करता है, ये ध्यान रखिएगा ना, ये 3 राज्य के इंस्टीट्यूशंस वगैरह को मैनेज कर रहा है। एक तो खुद जो है वो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश, यहां पर लिख दे रहा हूं, दूसरा है राजस्थान, और तीसरा है छत्तीसगढ़। 3 3 राज्य देखेगा, है ना, मध्य प्रदेश भी देखेगा, राजस्थान भी देखेगा, छत्तीसगढ़ भी देखेगा। यहां पर अगर कहा जाए एक यूजीसी एक्ट में सेक्शन 2F और 12B है, वो भी याद रखिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक सेक्शन है 2F एंड 12B के तहत, यानी यहां लिख दे रहा हूं यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 2F और 12B के तहत ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो है वो इंस्टीट्यूशंस को देखता है, हायर एजुकेशन से संबंधित उनके लिए काम करता है। यहाँ पर अगर कहा जाए कि जैसे अगर कहा जाए कि वहाँ कॉलेज जाएगा, कॉलेज में ऑटोनोमस कॉलेज कैसे हैं उनको देखेगा, कॉलेज के अंदर क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, वहाँ स्टूडेंट के लिए क्या फैसिलिटीज हैं, वहाँ हॉस्टल कैसी हैं, ये सब जो है वो इस ऑफिस के द्वारा मैनेज होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इतने सब काम जो है वो इसको जो है वो सौंप दिए गए हैं। तो ये आपस में जो है वो लिंक हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सेंट्रल रीजनल ऑफिस 1994, सब कुछ इसमें मैंने आपको बता दिया, जो मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स आपको जो है वो पूछा जाएगा। उस सब पे हमने बात कर ली। एक ही प्रश्न, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक प्रश्न से कई क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो पहला तो यही प्रश्न हो गया, नंबर क्वेश्चन 1। दूसरा आ गया कि कितने स्टेट देखता है, ये नंबर 2। किस एक्ट के तहत है, नंबर 3। किसके अधीन है, नंबर 4। कौन से सेक्शन के तहत काम करेगा, नंबर 5। यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज देख रहा है, तो अभी मैंने नाम बता दिए थे यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन जो है वो 5 6 8 क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन में हम कर रहे हैं, इसमें 30 भी कर रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन अगर ले लें तो बहुत सारा जो है वो हेल्दी चीजें आ जाती हैं यहाँ पर। अगला है 1942 में वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना के समय इसके पहले महानिदेशक निम्न किसे नियुक्त किया गया, तो शांति स्वरूप भटनागर, प्रोफेसर SR मेहरा, डॉक्टर आत्माराम, डॉक्टर S हुसैन जाहिर। तो आंसर है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ये पहले जो है वो महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल यूज में अपॉइंट हुए थे। वर्तमान में तो मैंने जो है वो आपको ये बता ही दिया है। ठीक है, अगले जो है वो अगर कहा जाए कि और जो है वो बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको हमने करंट से आपके लिए कनेक्ट किया क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कैथरीन रसेल 2022 में, फरवरी में शायद अपॉइंटमेंट हुई इनकी, 2022 में किस संस्था की प्रमुख नियुक्त की गई, यूनेस्को, एशियन जो है वो विकास बैंक, यूनिसेफ या वर्ल्ड बैंक। तो आंसर है यूनिसेफ। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक्चुअल आप जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, यूनिसेफ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो महिला और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, यूनिसेफ जो है वो, हालांकि वो चाइल्ड के लिए काम करता है, लेकिन माँ के बिना तो बच्चे की कहानी अधूरी है। तो इसीलिए ये माँ और शिशु से संबंधित योजनाओं के ऊपर काम करता है नाम जरूर कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, लेकिन काम दोनों को। तो जब न्यूयॉर्क में इसको स्थापित किया गया, न्यूयॉर्क से जब ऑपरेट हुआ, तो कहा गया यार पूरी दुनिया में बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए ये काम करें। हमारे राज्य से क्यों, क्योंकि आपको मालूम होगा कि भारत में सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन के केसेस यानी कुपोषण के केसेस मध्य प्रदेश में, यानी यूनिसेफ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। गर्भवती माताएं, देखो किस किस के क्षेत्र में काम करेगा, गर्भवती माताएं, धात्री माताएं जो माँ बच्चे को फीडिंग कराती हैं, दूध स्तनपान कराती हैं, उनके लिए, न्यू बॉर्न बेबी यानी जो नवजात शिशु है उनके लिए। ठीक है, यहाँ पर इन सब बच्चों के लिए काम करता है। इनके लिए जो मिड डे मील स्कीम है, इनमें उसमें इसमें इसकी फंडिंग भी आती है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी जो है वो फंडिंग आती है इसकी, यानी भारत में जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है मालूम होगा, जिससे वैक्सीनेशन टीकाकरण कहा जाता है, मिशन इंद्रधनुष, इनमें भी ये क्या कर रहा है, हमको फंडिंग प्रोवाइड करता है। तो भारत में तो ढेरों स्कीम्स इसकी हैं और मध्य प्रदेश में भी ढेरों स्कीम्स इसकी हैं। तो कभी होगा तो अलग से पूरी एक बार इसकी स्कीम का एक वीडियो बना के और दिखा देंगे। इस तरह से ये जो है वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ आज का। तो ये यूनिट 4 कंप्लीट हुई। बहुत आपको सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत अच्छे आपके कमेंट्स हैं। अब 2 चीजें हैं जिनमें उलझने आ रही हैं आपको, वो मुझे आप बस 2 दिन का टाइम दे दीजिए। सैटरडे को मैं आपको एक बार सिलेबस पूरा प्लान करा
कि अभी एक महीने में आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ये पहला। दूसरा, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि कोई क्रैश कोर्स या कुछ हो, तो अभी तो उसकी कोई संभावना दिखती नहीं है। अभी बहुत कोशिश में हूं, अगर एक दो दिन में कोई संभावना बन पाई कि एक आध महीने आपका कोई क्रैश कोर्स चल जाए, जिसमें हम पार्ट 2 पूरा करा दें, पार्ट 1 के आउटलाइन तो करा ही दें कम से कम कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पार्ट 2 तो ऑलमोस्ट हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं। अगर ऐसी कोई संभावना बनती है तो भी आपको अगले वीडियो में या यूट्यूब के ऊपर ही मैं इन्फॉर्म करूंगा यहाँ पर। हाँ, लेकिन वो संभावना तो बात की बात है। बट अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि आज है थर्सडे, कल तो नहीं हो पाएगा फ्राइडे को। सैटरडे के दिन मैं आपको सिलेबस समझाऊंगा पूरा, ध्यान रखिएगा ना। मतलब वो क्लास जो है वो आप जो रिकॉर्डेड रहेगी अभी से, इसको देखने के बाद याद रखिएगा, उसमें पूरा सिलेबस क्या है। पार्ट 2, पार्ट 1 तो नहीं समझा पाऊंगा, पार्ट 2 में 10 यूनिट्स कैसे पढ़ें, क्या प्लानिंग हो, क्या स्ट्रेटजी हो, क्या रणनीति रखें, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो तो आप देख ही रहे हो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो सब कुछ। तो बहुत धन्यवाद आपको सबको, और पूरा विश्वास है कि काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होगा आपको। और जो डिस्क्रिप्शन लिखवाया जाता है साथ में, वो जरूर जो है वो आप नोट कर लें। जैसे अभी अगर आपको यूनिसेफ के बारे में लिखवाया, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी लिख लीजिए कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। कहाँ हेडक्वार्टर है ये भी लिख लीजिए कि साहब जो है वो न्यूयॉर्क में। किसके अधीन आएगा, तो यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन में भी तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अधीन जो है वो काम करेगा। भारत में काम कर रहा है, महिला बच्चों से संबंधित जितनी योजनाएं, चाहे वैक्सीनेशन हो, ठीक है, उनके न्यूट्रिशन के प्रोग्राम हो, उन सबके पे जो है वो ये काम कर रहा है। ऐसे एक छोटी छोटी लिस्ट बना ले तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी एग्जाम। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आप सभी को।